नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। फार्मालोक के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, तो सभी दर्शकों को एवं सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकुर अग्रवाल एज ए फार्मालोक मॉडरेटर आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और फार्मालोक की समस्त टीम की तरफ से सभी गुरुजनों और सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार सर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम फार्मालोक के इस मंच पर विभिन्न विभूतियों जो कि फार्मा जगत में अच्छा कार्य कर रहे हैं को सामने लाकर उनके जीवन के सुने और अनसुने पहलुओं को आपके सामने रखकर उनसे रूबरू करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे सामने फार्मा जगत के चमकते सितारे एवं खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर ओपी तिवारी सर प्रस्तुत हैं। आदरणीय सर का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी तरफ से और टीम फार्मालोक की तरफ से सर को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सर से गुजारिश करता हूं कि दो शब्द आप कहें कि फार्मालोक के इस मंच पर इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा सर। काफ़ी लंबे समय से मैं फार्मालोक मंच से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। विशेष तौर पर अमित जी से हमारा पुराना संबंध रहा है और इनके कार्यों को मैं काफ़ी अच्छे निगाहों से देखते हुए इनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और एक प्रचार और प्रसार का जो अद्भुत कार्य करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, फार्मेसी जगत को फार्मालोक की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक हमारी वैल्यू में वृद्धि नहीं होगी। लोग हमें कम जानते हैं और इस कार्य को करने का, लोगों तक पहुंचाने का ये भगीरथ प्रयास इनका बहुत सफल होगा और फार्मेसी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए और फार्मालोक के आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और अपना आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके सहयोग और सभी गुरुओं के आशीर्वाद से फार्मालोक और हमारा फार्मेसी प्रोफेशन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और नई नई जानकारियां हम अपने बच्चों तक, विद्यार्थियों तक और फार्मेसी जगत से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे सर जी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले और प्रश्नोत्तरी का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपकी इजाज़त चाहता हूं। वैसे तो हमारे दर्शकों को जानते हैं कि सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर की पहचान और सर का नाम पूरे फार्मेसी जगत में हर जगह व्याप्त है। फिर भी मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। सर डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी सर जी हमारे बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर की शुरुआती शिक्षा हायर सेकेंडरी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कलकत्ता में हुई। सर ने बैचलर ऑफ फार्मेसी 1976 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पूर्ण की। इसी के साथ मास्टर ऑफ फार्मेसी सर ने 1978 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से की। इसके अलावा सर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट 1992 में BHU वाराणसी से किया। सर ने PhD की उपाधि GBTU यूनिवर्सिटी लखनऊ से प्राप्त की। इसके साथ साथ सर ने बहुत जगह एज ए प्रिंसिपल और डायरेक्टर के रूप में काम किया है और अपॉइंट हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एज UPDPL लखनऊ 1979-81, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट PKS फार्मास्यूटिकल वाराणसी 1983-1985, प्रोग्राम ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ PSM IMS BHU वाराणसी 1985-1997,
सीनियर लेक्चर SSITM डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 1997 to 1998, प्रिंसिपल AND कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंडा उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल NNM कॉलेज ऑफ फार्मेसी नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश 2000 से 2005, प्रिंसिपल हरीश चंद्र PG कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 2005 से 2013 तक, प्रोफेसर IFTM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मुरादाबाद अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 तक। आज सर डायरेक्टर के रूप में वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी नवंबर 2013 तक रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में सर विंध्य गुरुकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी चूनर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बतौर डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर का इतना अच्छा भी मिला है, अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दुर्ग ड्रग कंट्रोल फॉर टैबलेट कैप्सूल एंड ओरल लिक्विड प्रिपरेशन। इसी के साथ सर बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ में भी मेंबर हैं, लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल टीचर एसोसिएशन APTI, लाइफ मेंबर ऑफ IPA इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इसी के साथ सर ने बहुत सारे स्टूडेंटों को एज ए PhD सुपरविजन दिया है। सर के राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लेख और पेपर पब्लिश हुए हैं, जिनमें से प्रमुखता से उनके स्टूडेंटों के और उनके जो लेख हैं वो निश्चित तौर पर फार्मेसी जगत में नई नई उपलब्धियों को, नए नए चैलेंजों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। फार्मेसी में सर का एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और हम सब फार्मेसी जगत के प्रोफेशनल्स को काफ़ी मदद कर रहा है। ऐसे विख्यात पर्सनैलिटी को आज हम फार्मालोक के इस मंच पर पाकर सभी फार्मालोक की टीम और समस्त दर्शक आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद अंकुर जी। जी सर, अब आपसे सर मैं अनुमति चाहूँगा कि प्रश्नोत्तरी का सिलसिला शुरू किया जाए। जी सर, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सर मेरा पहला प्रश्न आपसे सर यही है, सर आपने अपने बाल्यकाल से लेकर अभी तक के सफ़र में जो कुछ भी खास पहलू जो हमारे दर्शकों ने, हमारे विद्यार्थियों ने, फार्मेसी जगत के शिक्षकों ने आपके बारे में जो नहीं जानते हैं, जो आपके अंदर की बात है, जो आप कहना चाहते हैं, कैसे आप फार्मेसी फील्ड में आए, वो सबसे रूबरू होना चाहते हैं हमारे दर्शक। तो सर सर्वप्रथम आप इसी पर हम लोगों को मार्ग दिखाइए सर कि कैसे आप बाल्यकाल से अभी तक फार्मेसी में आपने अपना जीवन यापन किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड से करने के बाद BSc में मैंने 69 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और उसी वर्ष मुझे ये जानकारी मिली कि इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी BHU में फार्मेसी करिकुलम चलता है। और मेरे पिताजी के एक अभिन्न मित्र थे, चीफ मार्केटिंग मैनेजर कलकत्ता सैंडोज कंपनी में। सैंडोज बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी फार्मा की थी। तो उन्होंने ही मेरे पिताजी को ये सुझाव दिया था और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी में एडमिशन मिलने के बावजूद मैंने फार्मेसी करियर ऑप्ट किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का डिग्री देने वाला पहला संस्थान है। यहाँ से मैंने डिग्री और मास्टर डिग्री लिया। मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत मजबूरियाँ थी कि मैं PhD यहाँ से नहीं कर पाया, जबकि मेरा PhD में इनरोलमेंट 81 में हुआ था, बट अनफॉर्चुनेट। फार्मेसी का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। इंडस्ट्री, कम्युनिटी, टीचिंग में स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, काशी, बनारस और अलीगढ़ तक के बीच के कुछ नहीं तो करीब 14-15 कॉलेजों को मैंने खुलने में, बढ़ने में या उन्हें किसी न किसी रूप से मैंने मदद की और आज भी मैं तत्पर रहता हूं। परंतु थोड़ी सी एक दिल में चुभन सी आजकल हो जा रही है कि हम जो मापदंडों के साथ शिक्षा लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, आज उसमें थोड़ी सी स्पेशली इन कॉलेजों में गिरावट आ गई है
और हम सब लोगों को मिलजुल करके ये प्रयास करना है कि स्वास्थ्य की इस मजबूत कड़ी फार्मेसी को हम और मजबूत बनावें और ईमानदारी से कार्य करते हुए, लगन से कार्य करते हुए इसे आगे जितना भी बढ़ाना है बढ़ाएं। और यही हमारे देश के लिए, फार्मेसी जगत के लिए और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सर, जैसा आपने सर बताया कि आपने बालकाल से ही आपने 12th करने के बाद फार्मेसी में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद आपको मलाल भी रहा कि आप पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं कर पाए। आपका जो जुझारूपन, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और अभी तक आपका फार्मेसी फील्ड में जो त्याग और समर्पण की भावना है, निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी और हमारे फार्मेसी जगत के नए फार्मेसी शिक्षण लोग, सभी लोग इससे प्रेरित होकर फार्मेसी को आगे बढ़ाने में और अपने सिद्धांतों पर अमल और एक साथ उसी सिद्धांतों पर हमेशा रहने के लिए प्रेरित होंगे सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न सर हमारा आपकी जो स्पेशलिटी है सर, उसी से जुड़ा हुआ है सर। आपने सर बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए बतौर प्रिंसिपल, बतौर डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है और उनको सेटअप करने में मुख्य भूमिका अदा की है। सर इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप शिक्षा के जो स्तर है उसको और ऊंचा उठाने के लिए युवा पीढ़ी को क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिससे कि वो लोग और बेहतर कार्य कर सकें और अपनी शिक्षण पद्धति और फार्मेसी फील्ड को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, शिक्षक, विद्यार्थी और एडमिनिस्ट्रेटिव जी सर, तीनों ग्रुप के लोगों से कि वो अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत को और ऊंचे स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यार्थी जितना से ज़्यादा समय शिक्षा पर दे सकते हैं, जितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं, शिक्षक उन्हें जितना ज्ञान है और नहीं तो एक्वायर करके दे सकते हैं, और मैनेजमेंट स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए हर तरह से सपोर्ट करते हुए लेवल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ज्ञान जितना होगा उतना ही अच्छा कार्य होगा, उतनी ही अच्छी हमारी उपलब्धियां होंगी, हम आगे और आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे। और इन तीनों का एक समन्वय, एक समुच्चय जब मिल करके कार्य करेगा तो निश्चित रूप से हमारी फार्मेसी, जो अभी तक सिर्फ एक एजुकेशनल करिकुलम तक ही और थोड़ी पहचान अपनी बना पाई है, निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत कड़ी स्वास्थ्य की जो है उसके रूप में खड़ी होगी। और हम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को बेहतर करते हुए देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर आपने बताया कि ज्ञान बहुत जरूरी है और आज का दिन भी शायद यही संदेश देता है कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। आपने भी बात बताई कि सारे लोगों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने गुरुओं को शिक्षा और ज्ञान के प्रति अपना समर्पण भाव पेश करना पड़ेगा। इनका समन्वय से ही हम अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को ऐसा सेटअप दे सकते हैं जो कि भविष्य में फार्मेसी को आगे बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर सर आपके दिए हुए सुझाव और आपका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को यह मार्गदर्शन देगा कि वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें और ज्ञान को ही सर्वप्रथम करें। अगले क्वेश्चन की और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का समावेश करके ही हम अपने शिक्षा प्रणाली को एक अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और उसको अच्छा कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा यह प्रश्न है सर कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस इंडस्ट्री और रिसर्च को आप कैसे समायोजित करेंगे कि बच्चों का शैक्षणिक, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण के आधार पर उनका चहुमुखी विकास हो सके? कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को, इंडस्ट्री को और रिसर्च को एक साथ बांधते हुए बच्चों का और विद्यार्थियों का समुचित विकास कर सकेगा? इस पर आपके सर सुझाव की आवश्यकता है। मेरा
जो अब तक का अनुभव रहा है उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कॉलेज और वहाँ के शिक्षक ये प्रयास करें और हमारे नीति निर्धारक जो सरकारी तंत्र हैं वह भी इसमें सहयोग करें कि विद्यार्थी, इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर्स और एकेडमिक्स तीनों में एक अच्छा समन्वय बना सके। जी जो फार्मेसी के हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं और हमने जो उनको एजुकेशन दिया है, इंडस्ट्री में जाने के बाद उन्हें फिर से ट्रेन करना पड़ता है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर हमारे हर कॉलेज एक छोटे पायलट प्लांट के रूप में अगर काम करना शुरू करें, जिसमें उनके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, हम मेडिसिनल गार्डन बना रहे हैं तो अपने सराउंडिंग इलाके के जो लोग हैं उन्हें उन प्लांट्स के और जो रिक्वायर्ड हैं उनकी कल्टीवेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हम उन्हें ट्रेंड करें, हम उन्हें मार्केटिंग की तरफ भी बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं, जो इक्विपमेंट हम खरीदते हैं वो सिर्फ इंस्पेक्शन में दिखाने के लिए न रह जाएं, हम उन्हें स्टूडेंट्स को ट्रेंड करने का प्रयास करें ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो हमारे जो यूनिट ऑपरेशन है उसमें स्टूडेंट को कहीं भटकना ना पड़े, कहीं झेपना ना पड़े। समय समय से कॉलेज की तरफ से इंडिविजुअल के रूप में या जिस तरह से भी हो, विद्यार्थी का इंटरेक्शन इंडस्ट्री से, मार्केटिंग से, कम्युनिटी से, ये तीन हमारे मेन फील्ड हैं जहाँ पर होता रहे। और साथ साथ बिल्कुल सर, जो नई रिसर्च हो रही हैं, जो नई जानकारियाँ हो रही हैं, उन्हें हम एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ प्रोग्राम दे करके, बुला करके, रिसर्च सेंटर में स्टूडेंट्स की विजिट करा करके, या आज के नए उसमें जो कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं इस तरह के वेबिनार वगैरह के माध्यम से विद्यार्थियों को एक्विंटेड कराते रहें ताकि उन्हें सुनकर ये ना लगे कि ये चीज़ें क्या है, उन्हें एक कौतूहल दिमाग में ना है बल्कि उसके ऊपर जानकारियाँ उसके दिमाग में तुरंत आने लगे जो जानते हैं। इससे हमारा शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, हमारे जो प्रोडक्ट निकलेंगे उनकी क्वालिटी बढ़ेगी और साथ ही जो मुख्य चीज़ है उनकी उपादेयता बढ़ेगी और इससे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सर आपने बताया कि प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पायलट प्लांट के रूप में काम करना चाहिए, मेडिसिनल हर्बल गार्डन को डेवलप करना चाहिए और इक्विपमेंटों का यूज करना चाहिए, ना कि इंस्पेक्शन में दिखाने के लिए यूज करना चाहिए। जो कि आपने मुख्य चीज़ एक और बताई, नए नए विद्यार्थियों को आज की उपलब्धियों को, रिसर्च को वेबिनार्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उनको नई नई रिसर्च, फार्मेसी फील्ड में नए नए मॉलिक्यूल्स क्या क्या खोजे जा रहे हैं उनकी उपलब्धता उनके पास हो और उनको यह जानकारी हो कि यह मॉलिक्यूल किस उपयोग में काम आते हैं, यह रिसर्च किस साइंटिस्ट ने की है और यह इक्विपमेंट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जिससे कि उनकी उपयोगिता और उनका अनुभव जो कि इंडस्ट्री में जाने के बाद काफ़ी पीछे अपने आप को महसूस करते हैं विद्यार्थी, वो ना कर सके। निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम को और आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर इसका लाभ लेंगे और गुरुजनों की निकली हुई वाणी से जो शब्द निकलते हैं उनसे लाभ ही लाभ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सर आपने जो अभी टिप्स दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्री और रिसर्च को कैसे समायोजित किया जा सकता है, पायलट प्लांट को बेहतर बनाना है, इक्विपमेंट की नॉलेज बहुत बेहतर देना है बच्चों को और नई नई रिसर्च को वेबिनार्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से बच्चों, विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाना। निश्चित तौर पर सर इसी दिशा में सभी लोग प्रयास करेंगे तो यह काम भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और हम लोग फार्मेसी को एक नई पहचान देने में कामयाब रहेंगे सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर मेरा आपसे अगला प्रश्न है, सर हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, सर आपकी नई शिक्षा नीति के बारे में क्या राय है, इसमें क्या क्या आप बदलाव हैं, क्या क्या नए नए प्रारूप इसमें जुड़े हैं, इस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को बताएं तो आपकी अति कृपा होगी सर। नई शिक्षा नीति के
सारे फैसेट्स के बारे में अभी तो मुझे पूरी बृहद जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, नई शिक्षा नीति को हर आवश्यकता के अनुरूप से अगर हम विद्यार्थी को तैयार करें, हम उसके ज्ञान को, उसके व्यवहार को, उसके प्रयास और प्रैक्टिस को अगर हम जागृत कर दें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक छोटी सी चीज है जिसे हम ज्ञान के संदर्भ में कैप कहते हैं, KAP कैप, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड एंड P फॉर प्रैक्टिस। ज्ञान हमारे व्यवहार को परिवर्तित किया, व्यवहार परिवर्तित हुआ तो हमारे प्रयास और हमारे प्रयोग में परिलक्षित होने लगा, दिखने लगा। तो ये ज्ञान की ट्रांसफरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया, खत्म। न एटीट्यूड बदला, न प्रैक्टिस बदली। नई शिक्षा नीति में जो स्थानीय हमारी भाषा है, कोई दो राय नहीं है कि अगर अपनी भाषा में हम विद्यार्थी को बताएं तो उसकी परसेप्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश जो अभी तक टोटल पूरे कंट्री में फार्मेसी एजुकेशन इंग्लिश में दी जाती है उसे आप बंद कर लें, लेकिन उसे जो है आप अगर मिक्स कर दें, सपोर्टिंग लैंग्वेज यूज के साथ अगर कर दें तो दिस विल बी ए बून फॉर द स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, और काफ़ी आगे बढ़ेगा। दूसरा प्रोस्पेक्ट, अभी तक हम मैकाले महोदय की परीक्षा पद्धति, पास करने की पद्धति और उस पास करके नौकरी पाने की जो पद्धति के हिसाब से शिक्षा को अभी तक बनाए हुए हैं। नई शिक्षा नीति पर यह भी जोर दिया जा रहा है कि हम इसे व्यावहारिकता के हिसाब से परिवर्तन करके लाएं ताकि निकलने वाला विद्यार्थी कल नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसमें उद्यमिता का रूप बहुत ज़्यादा आवे और वह नौकरी देने नहीं, नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने की स्थिति में आ सके और आगे बढ़ सके। यहाँ हमारे लिए, देश के लिए, क्योंकि अभी भी हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ रहे हैं, हम अभी भी विकासशील देश में ही आ रहे हैं, तो अभी हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरोना काल में आपने उन स्थितियों को देखा भी है कि क्या कमियां, क्या परेशानियां आई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दौड़ रहे थे, रेमडेसिविर और दूसरे दवाइयों के लिए मारामारी हो रही थी। तो ये स्थिति आवे कि हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स निकल रहा है, इस समय पूरी कंट्री में 6000 से ऊपर फार्मेसी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के कॉलेज चल रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक फार्मेसी फोर्स हम निकाल रहे हैं। इंडस्ट्री में भी हम वर्ल्ड में दूसरे तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो ये अगर नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावहारिकता पर, प्रायोगिकता पर और डिमांड के हिसाब से अगर हम एजुकेशन सिस्टम को उस रूप में ला दें और निकलने वाला स्टूडेंट अपने से कुछ कर सकने की स्थिति में आ जाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि और देश के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा उपादेय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे अच्छी तरह से और लागू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर जो नई शिक्षा नीति है हमारे नए विद्यार्थियों को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगी। और जैसा कि आपने बताया कि यह उद्योगों को लगाने में और नौकरियों को देने वाला स्थिति में हमारे विद्यार्थियों को लाएगी, जो कि एक विकासशील देश को विकसित देश की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और आपने बताया कि कैट के माध्यम से जो आपने एग्जाम्पल दिया कि नॉलेज एप्टीट्यूड का जो मिश्रण, स्टूडेंट के अंदर डाला जाएगा, उससे जो विद्यार्थियों का जो प्रोडक्ट हमारे पास निकलेगा, उससे ना कि हम
जॉब लेने वाले बनेंगे बल्कि जॉब देने वाले बनेंगे। तो इस फॉर्म में आप नई शिक्षा नीति को देखते हैं सर। और जो आपने बताया कि हमारा फार्मेसी फील्ड, हमारा फार्मेसी, भारत का फार्मेसी पूरे वर्ल्ड में जो अपनी नए नए आयाम स्थापित करता है, बहुत बड़ा वर्क फोर्स देता है, तो उसको एक एडवांस रूप दिया जाए। जो आपने हमारे सभी विद्यार्थियों को और हमसे हमारे जुड़े हुए दर्शकों को आपने बताया नई शिक्षा की नीति के बारे में, निश्चित तौर पर हमारा भारत देश और हमारा फार्मेसी आगे तरक्की करे और नई शिक्षा नीति को लागू होने के बाद दिन और रात फार्मेसी में जो जितना भी अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न सर जी आपसे मेरा यह है कि आपने फार्मेसी शिक्षण में एक लंबा समय व्यतीत किया है सर, क्योंकि आप भी सर विद्यार्थी रहे हैं आज के समय में, और आपके अपने समय में आज का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। इसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि सर गुरु शिष्य जो परंपरा खत्म होती जा रही है सर, पहले जो शिक्षकों के सामने जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपनी बात को रखने में भी हिचकिचाते थे और बहुत आदर और समर्पण की भावना शिक्षकों के प्रति थी। क्या वो भावना आज गुरु शिष्य परंपरा के रूप में है? किस तरह से आप इसको देखते हैं उस समय से लेके आज 2021 तक के समय में? जी सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। धन्यवाद सर। 1970 से लगभग 1983 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान के फार्मेसी डिपार्टमेंट से मेरा संपर्क रहा। मेरा आवास भी उस विभाग से बहुत दूर नहीं है बनारस में, इसलिए आज भी संपर्क वैसे ही बना हुआ है और वहाँ के अध्यापकों से आज भी मेरा सामना रोज होता है लगभग, और बातचीत होती है। जब हम आए थे उस समय मुझे बहुत सौभाग्य का अनुभव मैं आज भी करता हूँ कि मैं फार्मेसी जगत के कुछ बहुत जाने माने अध्यापकों के सानिध्य में मैंने काम किया हो, मेरे गुरु रहे हैं। आज फार्मेसी में बहुत लोग प्रोफेसर महादेवलाल सराफ का बस नाम सुने होंगे। 70 में जब आया था तो मेरी 2 मुलाकात उनसे हुई थी। ही एक्सपायर्ड इन 71, 71 में वो एक्सपायर किए हैं। 70 तक मेरी 2 भेंट और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। हम लोग आशीर्वाद लेने में थोड़ा ज़्यादा प्रवीण थे। आज का विद्यार्थी नंबर लेने में ज़्यादा प्रवीण है। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर। मेरे दूसरे बहुत जिनका कि मेरे ऊपर बरदहस्त रहा, प्रोफेसर गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्हें फार्मेसी में जीपी श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर कई अवार्ड हमारे फार्मेसी जगत में चलते हैं। प्रोफेसर जीवी सिंह, और हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पर आईटी बीएचयू के संस्थापक प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी, केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट थे, इनका साथ रहा है। मैं कहूं तो जरा भी अन्यथा में न ले लोग, ये सही गुरु थे, ये सही गुरु थे। ये नौकरी नहीं करते थे, ये विश्वविद्यालय को सेवा देते थे और विद्यार्थी का सृजन करते थे। कभी इन्होंने अपने फायदे की कोई बात और उस तरह की चीजें ज्ञान देने के अलावे नहीं किया होगा। हमारे प्रोफेसर गुरबचन सिंह जीवी सिंह थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के काफी प्रोमिनेंट लोगों में थे। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि पी फार्म फाइनल और एम फार्म प्रीवियस में प्रतिदिन 3-3 घंटे की क्लास लेते थे। आज अपने शेड्यूल्ड लेक्चर से भी टीचर भागने का प्रयास करता है। दौड़ते हुए उनकी क्लास में हम लोग पहुंचते थे, भींगते हुए पहुंचते थे। आज क्या हो रहा है, कभी आपने मुझे इतना ही नंबर दिया सर, सेशनल में इतना ही मिला, दूसरे जगहों पे तो इतना मिलता है, प्रैक्टिकल में इतना कम दिया,
प्रैक्टिकल के नंबर और सेशनल के नंबर अगर देख लिए जाए तो 90% के नीचे नहीं है, और थ्योरी में पाने वाले नंबर जो है 52% के ऊपर नहीं है। हम लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि गुरु ने कितना सेशनल में नंबर दिया और कितना प्रैक्टिकल में दिया। हम ये मान के चलते थे हम जो डिजर्व करते थे हम पा रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में एक गिरावट तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का शिष्य नव शिष्य रह गया है, और कहते में मुझे कोई संकोच नहीं है कि गुरु भी अपनी परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभा नहीं रहे हैं। फिर भी गुरु शिष्य की परंपरा अगर अच्छी हो, गुरु के रूप में अगर विद्यार्थी को अपना संपूर्ण ज्ञान निस्वार्थ भाव से देने की, और ये ना मान के चले कि मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूं, तो ये एक बहुत ही बड़ी और ऊंची उपलब्धि होगी, और इससे काफी विकास होगा। और मैं दोनों वर्ग से अपील करूंगा, मैं तो अपने गुरुओं के अनुरूप अपने को ढालने का पूरा प्रयास किया। मेरे जो विद्यार्थी अध्यापक हैं या स्टूडेंट्स में अगर कुछ जो मेरे द्वारा पढ़े होंगे, मास्टर डिग्री वगैरह में होंगे, अगर इसे सुनेंगे तो अपना अनुभव कर सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ। फिर भी मैं सबसे यही कहूँगा कि गुरु की एक अच्छी परंपरा का वो निर्वाह करें, अपने विद्यार्थियों को विद्यार्थी की निगाह से देखें, न कि भारत के समाज में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जात बिरादरी, क्षेत्र पात, दाम पानी, इस सब की निगाह से न देखें। विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी होता है, उनके लिए पुत्र या पुत्रीवत होता है, और उसे जैसे हम अपने बच्चों को जितना खुले दिल से दे सकते हैं वैसा ही हम अपने विद्यार्थियों को दें आज के इस दिन के हिसाब से। और वैसे भी ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, और मैं ये कामना करूंगा कि लोग ऐसा करें। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सर आपका यह मार्गदर्शन सभी गुरुओं को, सभी टीचरों को और विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करेगा कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा जो विगत वर्षों से हमारे भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जा सके, और आज के इस मॉडर्न युग में भी उस गुरु शिष्य परंपरा का ही निर्वहन किया जा सके, जिससे हम अपने गुरुओं से अच्छा ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छे आयाम स्थापित कर सकते हैं, और गुरु और शिष्य जो है वो एक दूसरे का सम्मान करें, और गुरु अपनी पूरी ज्ञान विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता है, विद्यार्थी भी उसको उतने ही समर्पण की भावना से अनुग्रहित करें, जिससे आगे उनके कैरियर में गुरु एक अच्छा, गुरु के द्वारा जो दिए गए टिप्स हैं वो उनकी मदद से अच्छे आयाम स्थापित कर सकें, अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें। निश्चित तौर पर सर आपने अपने गुरुओं का जो आज वर्णन किया, वो आपके जो शब्द और जो आपके विचार थे, जो आपका मन था, उससे बिल्कुल अलग ही स्पष्ट दिख रहा था कि उस समय में और आज के समय में जो गुरु शिष्य परंपरा में बदलाव हुआ है वो कितना बहुत ज़्यादा विचारणीय है। और निश्चित तौर पर आपके शब्दों से हम सबको और सभी विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर ये पता पड़ेगा कि गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है और जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कितनी आवश्यक है और कितनी जरूरी है। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न। हेलो। हाँ बोले। जी सर। आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सर जी, आप फार्मेसी एसोसिएशन की बहुत सारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि APTI, IPA इत्यादि बॉडियों में आप बतौर मेंबरशिप हैं और आपने इनमें बहुत सारा अपना योगदान दिया है। आप इन बॉडीज़ को, इन एसोसिएशनों को कैसे देखते हैं? इनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? इनमें क्या आप सोचते हैं कि इनमें ये बदलाव हो जिससे हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को एक नया रास्ता मिले, नया आयाम मिले? इन एसोसिएशन की ओर से ऐसा क्या किया जा सके जिससे हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को और अधिक बल मिले और हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिले? आज के इस संदर्भ में इनकी भूमिका भी जी सर। अग्रगणी हो गई सर है। आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं?
मैं ये कह रहा हूं कि आज जी। इनकी यस भूमिका यस। भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है और इन्हें भी ये जी पेन लेना होगा कि सरकारों से और बाकी एजेंसियों से, इंडस्ट्री से हमारे विद्यार्थियों को जितनी ज़्यादा मदद मिल सके नए नाम्स में, जैसे बहुत जगहों पे जहां अभी भी फार्मेसी से बीएससी वाले, इंजीनियरिंग वाले compete करा दिए जा रहे हैं। जो पद फार्मेसी के होने चाहिए वहाँ फार्मेसी की जगह पर मेडिकल के लोग बैठा दिए जा रहे हैं। कम से कम ये अपने पावर का प्रयोग करके हमारे बल के को लेते हुए ये करें कि फार्मेसी का उत्थान हो, फार्मेसी आगे बढ़े। समय समय से टीचर्स की एसोसिएशन एपीटीआई, फार्मेसी की एपीआई और बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं, ग्रेजुएट एसोसिएशन है या अन्य हैं, जी ये आगे बढ़ने में, अचीवमेंट्स को एक्युमुलेट करके हमें देने में, हमें मार्ग निर्देशन करने में, एक कोरम ना पूरा हो, अच्छे तरह से वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजिया, वेबिनार वगैरह कराकर हमें नई उपलब्धियों, नई जानकारी, नए ज्ञान से कम सुसज्जित करावें, आगे बढ़ावें और इसमें इनकी काफ़ी बड़ी और अच्छी भूमिका हो सकती है और ये करना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर सर, जैसा कि आपने मार्गदर्शित किया कि हमारे जो फार्मेसी एसोसिएशंस हैं, एपीटीआई, आईपीए, इसी तरह के अन्य आईपीजीए, इन सभी एसोसिएशन को फार्मासिस्ट की उपयोगिता, फार्मेसी की जहां वैल्यू नहीं है वहां फार्मेसी की वैल्यू को बढ़ाना, इसकी ओर और अधिक मोटिवेशन से काम करने की ज़रूरत है और अपने वर्कशॉप, सेमिनार को एक टारगेटेड ओरिएंटेड बनाकर स्टूडेंट तक और फार्मेसी प्रोफेसर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे फार्मेसी को एक नया बल मिल सके और फार्मेसी जगत का भला हो सके। निश्चित तौर पर सर, आपने जो अमूल्य इसमें योगदान दिया है और आपने सुझाव दिए हैं, वो निश्चित तौर पर एपीटीआई, आईपीए, आईपीजी जैसे एसोसिएशंस हमारे उन सुझावों पर अमल करेंगे और आने वाले समय में फार्मेसी के बेहतरी के लिए और ज़्यादा प्रयास करेंगे सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा फार्मासिस्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में, जैसा कि अभी आपने बताया था सर, कि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्कफोर्स फार्मासिस्ट के रूप में हर साल पास आउट होकर निकल रहा है, बी फॉर्म, डी फॉर्म के रूप में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में जो काम करता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में, कई सरकारी और अशासकीय रूप में फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। फिर भी सर, हमारे फार्मासिस्ट को कई कई जगह वो स्थान या वो नाम नहीं मिल पा रहा है जो समाज या सोसाइटी में हमारे यहाँ और डॉक्टर, इंजीनियर, इन प्रोफेशंस का है। तो कहीं ना कहीं सर, ऐसा क्या सुझाव, क्या चीज़ करना चाहिए जिससे हमारे फार्मेसी को और हमारे फार्मासिस्ट को और एक अच्छी पहचान मिले? जो अच्छी पहचान है उसको और अच्छी पहचान में बदलने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए हमारे फार्मासिस्ट को? आपका ये प्रश्न जी बहुत ही सुंदर और बहुत उपयोगी है। जी सर। बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे जगहों पे ये प्रश्न उठा है जी और मैं विशेष रूप पर इस पर इम्फेसिस दे रहा हूं कि आज हम उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ है। समाज में उन्हें लोग हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मेडिकल एसोसिएशन स्ट्राइक कर दे तो स्वास्थ्य की गाड़ी जो है पटरी से उतर जाएगी। नर्सिंग स्टाफ अगर स्ट्राइक कर दे तो पटरी से उतर जाएगी। पैरामेडिकल अगर काम ना करें, जांच ना हो, तो कोई मेडिकल चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। लेकिन अभी उन्हें, पब्लिक को ये नहीं
है कि फार्मेसी वाले की हमारे लिए क्या उपयोगिता है। अच्छी दवा देने, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख करने, दवाओं के बारे में जानकारी देने, कम खर्च में अच्छा इलाज, दवा का पार्ट जो है उसे मुहैया कराने में सबसे अच्छा रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वह है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मूल रूप से दवा बनाने, दवा ढूंढने, नई दवा की खोज करने, वितरण करने, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने, इन सारी चीजों की जिम्मेदारियों से सुसज्जित होता है। और सही में दवा का सही एक्सपर्ट अगर कोई है तो फार्मासिस्ट है। परंतु दुर्भाग्य है कि अभी हमारी सोसाइटी इसको नहीं समझी और इसे न उनके समझने में बहुत बड़ा योगदान हमारा खुद भी रहा है। मीडिया में हम बहुत पीछे हैं, कम्युनिटी में हम बहुत पीछे हैं, लोगों के बीच में हमारा और हमारी उपयोगिता का जो मापदंड है वह नहीं बताया जा सका है। और बताने वाले कोई बाहरी थोड़े होंगे, हम ही होंगे ना। हमें उनके बीच जाना होगा, हमें कम्युनिटी में अपनी पेनिट्रेशन बढ़ानी होगी, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं में अपने को विशेष रूप से इन्वॉल्व करना होगा, जिससे कि लोग जाने। और जब जानेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। और इस तरह से हम अपने को और आगे ले जा करके फार्मेसी जगत का, फार्मेसी के लोगों का, सामान्य जनों का भी बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। बहुत उन्हें हम सुविधाएं दे सकते हैं और हमारे वजह से जो है अच्छे स्वास्थ्य की चीजें उन्हें मिल सकती हैं। कोरोना वाले पीरियड में भी आपने देखा होगा, जो कि अभी बहुत रिसेंट पेनिडेमी हम लोगों ने देखी नहीं थी, लेकिन हम लोगों के सामने ये पेनिडेमी आई और हम लोगों ने देखा हमारे फार्मेसी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका कट गया सर। आप मैं ये चाहूंगा कि हम फार्मेसी के लोग और वे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, कम से कम जनता तक, सरकार तक और नीति निर्धारक लोगों के तक हमारे इन चीजों को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि फार्मेसी की उपयोगिता क्या है। उसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारा ही है। और हम मीडिया में, आज तो हर चीज मीडिया से संबंधित हो गई है, हम उसमें अपने को और सरल भाषा में, स्थानीय भाषा में लोगों तक ये पहचान करावें कि स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में हम भी हैं और हमारी मदद आप लें। छोटी मोटी चीजों के लिए हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तभी आगे बढ़ेगा, तभी लोग हमें जानेंगे और दोनों का, जनता का भी और हमारा भी, दोनों का अच्छा भला होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया सर कि हमारी जो फार्मासिस्ट है उनको कैसे समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति अपनी भाषा में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, कैसे वो स्वास्थ्य की प्रथम कड़ी में लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शित कर सकते हैं कि कैसे दवा को लेना है, किस तरह दवा का यूज करना है। क्योंकि फार्मासिस्ट ही दवा का सही यूज करना बताता है। फार्मेसी में जो पढ़ाई एज ए फार्मासिस्ट जो सुविधाएं देता है फार्मेसी में, फार्मासिस्ट वो दवाओं के बारे में सही उपयोगिता, उनका उपयोग बता सकता है। इससे हमारे फार्मेसी का और फार्मासिस्ट का समाज में और पूरे स्वास्थ्य विभाग में एक अलग अमूल्य छाप बन सकती है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे फार्मासिस्ट एक अच्छी योग्यता के बावजूद उस प्रगति, उस नाम के अभी भी बहुत पीछे हैं जो उनको मिलना चाहिए या जिसके वो हकदार हैं। उसके लिए स्वयं फार्मासिस्ट को भी लोगों के प्रति और मीडिया में अपनी अमूल्य छाप बनानी पड़ेगी जो अन्य प्रोफेशंस ने बनाई है। हो सकता है कहीं पर फार्मासिस्ट भी गलत हो सकते हैं और कहीं पर फार्मासिस्ट बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। उनको अपने कार्यों को मीडिया के जरिए, सोसाइटी के जरिए लोगों तक पहुंचाना होगा
जिससे उनको पता पड़ सके कि फार्मासिस्ट न केवल मेडिकल स्टोर पर दवाई बेचने वाला होता है, बल्कि दवाई का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला होता है। जैसा कि डॉक्टर ओपी तिवारी सर ने हम लोगों को मार्गदर्शित किया है, उसी मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हुए सारे फार्मासिस्ट काम करेंगे और निश्चित तौर पर आपका जो सुझाव है वो हम सब फार्मासिस्टों को एक नया आयाम और एक नया रास्ता दिखाएगा, जो फार्मेसी को और फार्मासिस्ट की बेहतरी के लिए काम लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद सर। इसी प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सर, अगला प्रश्न आपसे यह है कि आज के इस कोरोना काल में सर पूरा जो सिस्टम है पढ़ाई का वो सारा ऑनलाइन हो गया है सर। तो इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे ग्रामीण से जो बिलोंग करते हैं वो विद्यार्थी इस ऑनलाइन पद्धति को इतने अच्छे तरीके से अपना नहीं पाए हैं, जिनका उनकी विद्यार्थी जीवन और शैक्षणिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस पर आपके क्या विचार है? ये नई जो सिस्टम है, ऑनलाइन पद्धति है, 2 साल अभी हो गया है लगभग, और कितने साल तक ये चलेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थी जीवन पर, उनकी शिक्षा पर? क्योंकि सर शहरों में तो एक बहुत स्वाभाविक प्रोसेस है कि नेट की कनेक्टिविटी और हमारे जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इनकी उपलब्धता हो सकती है सर। एक बहुत तबका गांव से भी बिलोंग करता है सर। इस कोरोना काल में सभी लोग अपने होम टाउन चले गए थे, तो वहाँ से कनेक्टिविटी करना और लाइट की परेशानी होने के कारण ये ऑनलाइन पद्धति में बहुत दिक्कतें भी पैदा हुई हैं सर। तो इस पूरी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को लेके आपके मन में क्या सुझाव है सर? उनसे हम लोगों को सर ज़रूर आप बताइए कि कैसे इस ऑनलाइन शिक्षा में हम बेहतर कर सकते हैं और विद्यार्थी भी इसको बहुत आसानी से हैंड ओवर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 2 वर्षों से चल रही है। जी सर। जैसा कि कोरोना में आपने जो प्राइमरी गाइडलाइन देखा, उसमें 3 चीज़ें मुख्य थी। एक तो हाथ को धोना ठीक से, यस सर। नाक मुंह को बांध करके रखना, मास्क लगा के, और दूरी मेंटेन करना। इन तीनों आयामों को लेकर के लोगों को बचाते हुए कॉलेज और स्कूल में कक्षाएं चलाना कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। न सरकार, न मैनेजमेंट, न टीचर, न स्टूडेंट, न गार्जियन। उसके बाद जूम पर, मोज पर और ये जो विभिन्न हमारे इंटरनेट के फैसेट्स हैं, इनके माध्यम से हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जो हम ऑन बोर्ड दे रहे थे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम उनसे संपर्क में हैं, हम उनके सामने दिखाई पड़ते हैं। आपने जो कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 25% हमारी हिंदुस्तान की आबादी, हमारे भारत की आबादी शहर से है। आज भी 75% देहात से है। देहात में सारे ढिढोरा पीटने के बावजूद भी बहुत से इलाके हैं जहाँ की 6 घंटे 7 घंटे अगर बिजली पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफार्मर अगर फेल हो गया तो बदलने में हफ्ते भर और 15 दिन तो लग ही जाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों की देखी हुई हैं। मैं मूल रूप से मैं देहात का रहने वाला हूँ। मैं कलकत्ता बॉर्न ब्रॉट अप भले रहा हूँ, बनारस में रह रहा हूँ 51 ईयर से, लेकिन मेरी ओरिजिन भी देहात से। हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी देहात के हैं। नहीं मिलती है कनेक्टिविटी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि कहीं कोई पहाड़ी पर चढ़ करके पढ़ रहा है, कोई नदी के किनारे जा करके पढ़ रहा है, कोई घर से आधा किलोमीटर दूर जा करके, या पता चला कि बैटरी जो है वो बोल गई। समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो हमें इसमें जो नए नए आयाम आ रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, हमें उनको अपनाना होगा। और साथ ही मेरा अपना जो पर्सनल सुझाव है कि हम साथ ही साथ उन्हें रिटर्न मैटर थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंटरनेट भी दें,
अगर स्टूडेंट की आवश्यकता हो तो हम उनसे वर्बल कम्युनिकेशन भी करें। अगर उसकी कोई परेशानी है तो हम ऑनलाइन उपलब्ध हो ताकि हम उसकी समस्या का समाधान कर सकें। इसके साथ ही साथ अंकुर जी, एक जी सर। बहुत बड़ी सच्चाई है कि किसी भी क्लास में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में तीन चार कैटेगरी के लोग होते हैं। जी सर। एक वे होते हैं जो आपसे न चाहते हुए भी जुड़ना लगेंगे, आपकी पढ़ाने की न इच्छा हो तो भी कहेंगे कि सर क्लास का टाइम हो गया, शुरू करिए। बिल्कुल सर। एक वो होंगे कि उसके बाद देखेंगे कि लोग जुड़े तो वो भी जुड़ जाएंगे। तीसरा ग्रुप है जो कुछ घसीटते हुए आ सकते हैं, और चौथा ग्रुप है कि वो सीधे से अपना जो है नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अपना बहानाबाजी करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आपको देना तो सभी को है, लेके सभी को साथ चलना है। साथ ही आप कोशिश करिए कि जो मैटर आप दे रहे हैं आप उन्हें हियरिंग और विजुअलाइजिंग के साथ दे ही रहे हैं, साथ ही साथ रिटेन, जिसको कि वो रीड कर सकें मटेरियल जो है, उन्हें बहुत ही अच्छे फॉर्म में, शार्ट में, कंप्लीट और पूरा का पूरा नॉलेजेबल आप उन्हें इम्पार्ट करें। थोड़ी मेहनत बढ़ गई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान हो गया है। ये पार्ट हम क्लास रूम में क्लास लेते थे वो ज़्यादा ईजी था, ये ज़्यादा टफ है। बिल्कुल सर। लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है। जैसा देश वैसा वेश, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। आज जैसी डिमांड है हमें उसके हिसाब से अपनी सप्लाई बनानी होगी। निश्चित तौर पर हमें अपने को बचाना भी है, समाज को भी बचाना है, पेनिडेमिक को भगाना है, और साथ ही जो है जो हमारी रेगुलर रूटीन दिनचर्या हर चीज़ की चल रही है उसे भी चलाना है। जी सर। तो ये चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों का हमें सामना करना है, बहुत बहादुरी से सामना करना है। और जो इसे ले रहे हैं हमें उन्हें भी बिल्टअप करना है कि वो भी हमें कोप करें, वो भी हमारे साथ चलें, और वो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैंने पहले ही आपसे बताया, पिछले प्रश्न में एक चीज़ छूट गई थी। जी। फार्मासिस्ट को बहुत अच्छी तरह से वो तब पहचानेंगे जब फार्मासिस्ट भी पूरे समग्र ज्ञान के साथ उतरेगा। उनकी एक एक पीड़ा, बिल्कुल एक सर। एक तकलीफ, एक एक उनकी क्वेरी को चुटकी बचाते सॉल्व करेगा। जब आप उस लेवल पे होंगे तब आपकी पहचान बनेगी, ऐसे पहचान नहीं बनेगी। तो उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, दोनों ग्रुप को करना पड़ेगा। जो गाइड है उसे भी उस हिसाब से तैयार होना होगा, और जो रिसेप्टर है उसको भी उसी हिसाब से तैयार होना होगा। और जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अब इस ज्ञान के लिए सुन करके भी ज्ञान बढ़ता है, देख करके भी ज्ञान बढ़ता है, करके भी ज्ञान बढ़ता है। बाय सीइंग, जी सर। बाय हियरिंग एंड बाय डूइंग। डूइंग बेस्ट है, डूइंग में थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम दिखाएं। प्रैक्टिकल का हम पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है प्रैक्टिकल के लिए। इस प्रैक्टिकल बिल्कुल सर। को लैब में टीचर्स करके पूरे फिल्म की तरह से उसे स्टूडेंट को दिखाएं। उसने किया नहीं, लेकिन देख करके सुनने की बजाय कम से कम 20 से 30% ज्यादा परसेप्शन होगा। और जब देखा रहेगा उसके पास है तो अपना आगे कर भी लेगा, क्योंकि आज तो समस्या है, और इस समस्या से हमें लड़ते हुए किसी भी तरह से अपने कार्य को पूरा करना है। जी सर, धन्यवाद सर। आपका बहुत ही सुंदर जवाब इस पर हमारे स्टूडेंट और दर्शकों को मिला है सर। 20 से 30% ही सही, हमको जो विजुअलाइजेशन से और जो रिटन मैटर से जो ज्ञान और अनुभव मिल रहा है उसको लगातार लेते चलना है, और इस पैंडेमिक से लड़ते जाना है, क्योंकि कोरोना से भी हमें लड़ाई लड़ना है और पढ़ाई भी करना है। तो हमको मेहनत करना है, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, और फार्मेसी प्रोफेशंस को भी। तो ये आपकी जो बात है सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेशंस के लोग समझेंगे कि हमको इस पेंडेमिक में डबल मेहनत करना है। एक तो जो अदृश्य शत्रु है उससे बचना है, और अपनी जो पढ़ाई का मेन टारगेट का जो फोकस करने का ज्ञान है उसको लेते रहना है। इस ज्ञान के माध्यम से
प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से, उनके डेमोस्ट्रेशन से जो हम उपलब्धि करेंगे वो हमारे फार्मासिस्ट के रोल को और ज़्यादा सोसाइटी में मजबूत करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हमारे फार्मेसी या फार्मासिस्ट की पहचान इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो अधूरा ज्ञान लेके जाता है। अगर वो ज़्यादा ज्ञानवान होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज और स्किल्स डेवलप करके जाएगा, तो हो सकता है फार्मेसी की और फार्मासिस्ट की एक अलग ही पहचान बने। निश्चित तौर पर सर, इस पैंडेमिक में ऑनलाइन पद्धति भी हमारे नॉलेज का जो माध्यम है वो विद्यार्थी समझेंगे, और जिन विद्यार्थियों के सामने जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो उन कठिनाइयों को दूर करके इन संसाधनों की उपलब्धता करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से विद्यार्थियों को ये समझाया कि कैसे इस पैंडेमिक में हमको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष और वैसा ही प्रयास। थैंक यू सर। इसी से आगे सर प्रश्नों का सिलसिला बढ़ाते हुए सर, मैं अगला प्रश्न आपसे ये सुनना चाहता हूँ सर कि आपका पूरा जीवन, और जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, आध्यात्म से, विज्ञान से, ज्ञान से जुड़ा हुआ रहा है और योग से। तो इन योग को, विज्ञान को और आध्यात्म को कैसे समायोजित करके जो आजकल कोरोना काल में स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है लोगों की, उसको दूर किया जा सके, सोसाइटी को भी, हमारे फार्मेसी जगत के जुड़े हुए लोगों को भी, और एक व्यवहारिकता में भी। आजकल जो विद्यार्थी हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो विजुअलाइजेशन या वर्चुअल माध्यम से इतने त्रस्त हो गए हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका है। और आज की इस आपाधापी दौड़ में योग और ज्ञान किस प्रकार से उनकी मदद कर सकें इस स्ट्रेस फ्री होने। आपका अंकुर जी प्रश्न बहुत ही जी सर। अच्छा है और बहुत सरल नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रश्न है। योग और आध्यात्म हमारे भारत भूमि की बहुत प्राचीन परंपरा है और इसके बहुत सारे सुपरिणाम भी रहे हैं और हैं। आज के इस मॉडर्न युग में हम थोड़ा सा कट रहे थे, कट गए हैं और उसके दुष्प्रभावों को भी देख रहे हैं। आज का जनमानस जितना इन्फेक्शस डिजीज से, जितना जेनेटिक डिजीज से प्रभावित है, उससे कहीं चौगुना वो न्यूरोजेनिक डिजीजेस से भी प्रभावित है, साइकिक डिजीजेस से प्रभावित है। और इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में जो मूल रूप से चीज आती है वो है कि हम अपने को यंत्र रूप में प्रस्तुत करते जा रहे हैं। जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो आदर्श हैं, उससे हम हटते जा रहे हैं। काफी हद तक कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हम अपने को ह्यूमन की जगह पर होमोसैपियन मानने लग जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह की सिनेरियो जैसी चीजें चल रही हैं उसे आप देख रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। योग और अध्यात्म का अगर हम कोरोना का ही रेफरेंस लें, कोरोना में सबसे बड़ा हथियार रहा है इम्यूनिटी। 80% कोरोना की लड़ाई इम्यूनिटी से लड़ी गई है। हमारे काढ़े, हमारे गर्म मसाले और भी कुछ ऐसी चीजें जिसे मैं कहूंगा तो आप हंसेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई है। भारतवर्ष में किसी भीख मांगने वाले को कोरोना नहीं हुआ, किसी ईंट जोड़ने वाले को कोरोना नहीं हुआ, ठेला खींचने वाले, रिक्शा चलाने वाले और मजदूरी करने वाले श्रमिक को कोरोना नहीं हुआ। जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं तो उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
अच्छेपन का ये समुच्चय है, न कि बीमारी या उसके बाद के प्रभावों का ना होना। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा है जिसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं। काफी दिनों से एक प्रयास चल रहा है कि इसमें स्पिरिचुअल भी जुड़वाया जाए। अब ये स्पिरिचुअल जो है उसके दो फैसेट हो जा रहे हैं, एक हो जा रहा है योग, दूसरा हो जा रहा है अध्यात्म। योग से हमें काफी बल की प्राप्ति होती है और आध्यात्म से हमारे मस्तिष्क के विकास में बहुत बड़ी एक उपलब्धि आती है। मस्तिष्क की सारी क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। अगर हम विचलित पूरे दिन के हिसाब से हैं, पूरे महीने के हिसाब से, 24/7 30 के हिसाब से, तो हमारी इम्यूनिटी तो कम होगी ही। हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जब कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो हम समग्र ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो इस काल में और विशेष तौर पर स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है हर कम्युनिटी, हर ग्रुप की, विशेष तौर पर जो सो कॉल्ड, जिसे हम बौद्धिक ग्रुप कह रहे हैं, जो पढ़ा लिखा ग्रुप है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले किसान और श्रमिकों से थोड़ा हट के है, जो ये 25% शहर वाला है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज स्ट्रेस है। और बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस से हो रही हैं। कोरोना में भी आपने ये देखा है, जो आंकड़े बताते हैं कि जो डायबिटीज से पीड़ित थे, जो कैंसर की दवा करा रहे थे, जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे, उनमें डेथ रेट ज्यादा रही। और कहीं ना कहीं से अगर आप देखें तो स्ट्रेस का और नर्वस सिस्टम का, साइकिक डिसऑर्डर्स का इन बीमारियों पर बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा रोल है। और आज की प्रतिस्पर्धा के जमाने में आदमी कितना ज्यादा स्ट्रेस में जी रहा है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। हर पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जानता है। सबको है कि हमारे मित्र के यहाँ जो है लेम्बार्डी कार आ गई, मेरे यहाँ नहीं आई अभी तक। अब सोचते रहो। तो योग, आध्यात्म और उसके साथ विज्ञान को अगर हम जोड़ करके चलते हैं तो हमारी उपलब्धियां कई गुना, मेनी फोल्ड्स इंक्रीजमेंट होगा और आगे बढ़ेगा और समाज का, हमारा सबका फायदा होगा। मैं इस पर और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और बातें इस पर बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसे सेक्टर है कि इस पर आप घंटों घंटों दिनों बात कर सकते हैं और वहां एंड नहीं होगा। आध्यात्म एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आ भी गया है और शायद 2% भी अभी तक रिवील्ड नहीं है। लेकिन ये है कि जितना है, जो कुछ है, हम अपने को ह्यूमन समझें, हमारी इथिक्स जो है अपने लिए, दूसरों के लिए, बाकी के लिए, उन्हें माने। हम अपने को मशीन न समझें। योग से शरीर को ठीक रखें, आध्यात्म से मन को ठीक रखें और विज्ञान से सबके विकास, अपने विकास, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें। बस यही मेरा धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सर, आपके दिया हुआ सुझाव हम सभी के जीवन काल पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको दूर करने का अनोखा प्रयास संभव होगा। जैसा कि आपने बताया सर कि योग से बल और आध्यात्म से मस्तिष्क और ज्ञान से नॉलेज और विज्ञान से, इन सभी को मिला के हम अपनी आपको इम्यूनिटी को ताकतवर बना सकते हैं और मशीनी जो प्रोसेस बन गया है हमारा शरीर, उसको छोड़कर एक नई दिशा में, नई सोच के साथ हमारा शरीर हमारा है, साथ में सामाजिक कार्यों में उपयोग होगा। ऐसी अवस्था हम अगर सोचेंगे तो जरूर तनाव मुक्त रहेंगे। योग, ज्ञान और आध्यात्म को अपनाना, ये तीनों बहुत जरूरी है जिससे हम स्ट्रेस फ्री हो सके। और आपने साथ ही अंत में यह भी बताया कि आध्यात्म को जितना भी हम करीब से जानेंगे, हो सकता है पूरा भी जान लेंगे, हो सकता है कुछ भी नहीं जाने। तो आध्यात्म में आप उतना ही जाएं जितना कि जरूरी है, ऐसा हमारे सर का कहना है। और निश्चित तौर पर सर, जो आपका टिप्स है, जो आपका मार्गदर्शन है और आपके जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो छवि है,
निश्चित तौर पर सर हम सभी को मार्गदर्शित करती है समय समय पर कि कैसे हम मशीन नहीं बनाना है, उसको अपने शरीर को यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, मस्तिष्क अच्छा होगा, तो स्वाभिमान और अपना विकास जो है वो अच्छा रहेगा। वो कभी मन लालायित नहीं रहेगा कि आज ये चीज़ हो गई, कल हमारे पास ये चीज़ नहीं। तनाव का मुख्य कारण यही भी है सर, एक जैसा कि आपने बताया। धन्यवाद सर, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर सहृदय आपका साधुवाद, धन्यवाद सर। आपसे सर अंत में एक अंतिम प्रश्न मैं यह करना चाहूँगा सर, फार्मा लोग के इस कंसेप्ट को, इस कार्यक्रम को आपको कैसा लगा? इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या आपकी व्यक्तिगत राय है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। इस मुद्दे पर कई बार बात हुई है जी सर। अमित जी से अकेले और ग्रुप में भी। अभी 10-15 दिन पहले हम लोग, खार साहब थे, जी। मैं था, आलोक मुखर्जी साहब थे, आहूजा साहब थे, अमित जी की एक बात हुई। अच्छा प्रयास है और एक लीक से हट करके कार्यक्रम इन्होंने जो है पिछले 2-2.5 वर्षों से शुरू किया। मैं उस समय भी और आज भी उनको इसके लिए साधुवाद दे रहा हूँ। एक सराहनीय कार्य इन्होंने शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा जन जागरण होगा, लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और स्वास्थ्य के मामले में अभी भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है। एक थोड़ा स्वास्थ्यगत चीज़ों को लेकर के भी हम कुछ कार्यक्रम चलाएं और जैसे इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं ये आगे, अभी तो आज ये फार्मेसी वालों के लिए है, कल अन्य लोगों के लिए भी हम इसे शुरू करेंगे बिल्कुल सर। तो बहुत ज़्यादा अच्छी उपलब्धि होगी और आगे अच्छे कार्य होंगे, लोगों का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा और सराहनीय कार्य है। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमेशा होता रहे। मैंने उनसे कहा है, बाकी फार्मा लोग और जगत से भी मैं कहूँगा कि जब तक मैं स्वस्थ दुरुस्त हूँ, मैं भी 70 में चल रहा हूँ तो मेरा जब तक रहेगा, मैं हमेशा धन की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तन और मन से मैं रहूँगा, जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। जी सर, धन्यवाद सर। आपका फार्मा लोग के टीम, अमित सर और सभी लोगों को इतने अप्रिशिएट करने के लिए सहृदय धन्यवाद। ईश्वर करे आप जीवन भर यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही स्वस्थ रहें सर। और आपका मार्गदर्शन हमारे फार्मेसी फील्ड, हमारे भारतवर्ष को मिलता रहे, जिससे हमारे फार्मेसी में और 4 चांद लगते रहें सर। आपने सर जो अमूल्य समय हमको अपनी बिजी शेड्यूल में से निकाल के दिया है, उसके लिए सर सहृदय पूरी टीम फार्मा लोग की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं सर। आपको हृदयता से धन्यवाद देते हैं सर। आपने जो आज हम लोग सबको मार्ग दिखाया है, उन सुझावों पर हम अमल करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को अपने व्यक्तिगत जीवन में और फार्मेसी क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए लागू करें और उन पर अमल करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। शुभरात्रि। नमस्कार, शुभरात्रि। पुनः सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और फार्मेसी प्रोफेशन के और बेहतर से बेहतर योजनाएं और नए नए कार्यक्रमों को, नए नए अनुभवों को हम इस फार्मा लोग के मंच से शेयर करते रहेंगे। इसको और अधिक शेयर करें और जानकारी के लिए फार्मा लोग का यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन करते रहें। धन्यवाद।